बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। पारस, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। क्या तुम्हारी शीबा मम्मी यहूदी नहीं थीं? वो तुम्हारे बाप से सच्ची मोहब्बत करती थीं और हमेशा अपनी कौम से दूर रहकर तुम लोगों का साथ देती थीं। मेरी मम्मी लाखों में एक थीं और लाखों यहूदियों में से किसी एक अच्छे और सच्चे दोस्त को पहचानना बहुत मुश्किल है। वक्त के साथ साथ पहचान हो जाती है। इब्तिदा में तुम लोगों ने शीबा पर मुकम्मल एतमाद नहीं किया था। उसने खुद ही अपने हुस्न अमल से एतमाद हासिल किया था और यही मैं करूँगा। ठीक है, जब वो वक्त आएगा हम तुम्हें सर आँखों पर बिठाएंगे। मैं आज ही से, बल्कि इसी लम्हे से तुम्हारे काम आऊँगा। तुमने अपनी मम्मी के गुनाहगार की एक आंख फोड़ दी, उसका एक हाथ कटवा दिया। तुम्हारी कसम के मुताबिक एक टांग बाकी रह गई है। इसके लिए मैं टेलीपैथी के जरिए तुम्हारा रास्ता आसान बनाऊं। पारस ने इनकार में हाथ हिलाते हुए उसकी बात वहीं पर काट दी। तुम भूल रहे हो, मेरे वालदैन, मेरे अंकल आर्मर और मेरी बीवी जोजो सभी टेलीपैथी जानते हैं, लेकिन मैं किसी का ताउन हासिल नहीं करता। तुम कोई दूसरी बात करो। फिर उसने फ्रांसीसी ज़ुबान में पूछा, क्या तुम ये ज़ुबान जानते हो? डैनियल ने उसी ज़ुबान में जवाब दिया, हाँ मैं जानता हूँ, फरमाइए, कोई हुक्म? मैं हुक्म देने वाला हाकिम नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ तुमने हमारा एतमाद हासिल करने के लिए जो गलत काम किया है उसे दुरुस्त कर लो। मारिया अभी इस काबिल नहीं है कि हमारी दुनिया को पूरी तरह समझ सके। ये अपने वालदैन के साए में बहुत कुछ सीख रही थी। अरे हाँ, मैं ये पूछना ही भूल गया, क्या ये तन्हा यहाँ आई है? इसके वालदैन भी आए हैं। पारस ने कहा, अभी ये मेरे साथ रहेगी। तुम इसके वालदैन को कल सुबह यहाँ भेज देना, वो इसे समझा मनाकर वापस ले जाएंगे। ये काम कल सुबह हो जाएगा। मेरा ख्याल है आप अपना असली चेहरा छुपाना चाहेंगे। मारिया थोड़ी देर तक दोनों को बारी बारी देखती रही, फिर बोली, तुम लोग शायद फ्रेंच ज़ुबान बोल रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है। मुझसे क्या कुछ छुपा रहे हो? पारस ने कहा, तुम तो मेरी अपनी हो, भला तुमसे क्या छुपाया जा सकता है? मैं मालूम करना चाहता था मिस्टर डैनियल फ्रेंच जानते हैं या नहीं। डैनियल ने कहा, मारिया को उलझन हो रही है, लिहाजा अब हम अपनी ज़ुबान बोल रहे हैं। वो खुश हो गई। डैनियल ने पूछा, तुम आर्जी मेकअप चाहते हो या पायदार? इसका फैसला सुबह होगा। मारिया थक गई है, शायद आराम करेगी। डैनियल ने मुसाफहे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, अच्छा मैं चलता हूँ। पारस ने कहा, आओ मैं तुम्हें बाहर तक छोड़कर आता हूँ। मारिया ने कहा, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी साथ चलूंगी। पारस ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें फिर छोड़कर ना भाग जाऊं? भाई, मैं इस दरवाजे के बाहर तक जाऊंगा, तुम यहां से मुझे देख सकती हो। डैनियल ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे बाहर तक छोड़ने का तकल्लुफ ना करो, मारिया ही के साथ रहो। पारस बाहर जाकर एक ज़रूरी बात करना चाहता था। जब उसका मौका ना मिला तो उसने डैनियल से मुसाफहा करते हुए फ्रेंच ज़ुबान में कहा, थोड़ी देर बाद मेरे दिमाग में ज़रूर आना। वो बोला, ज़रूर आऊँगा, ये मेरी खुशनसीबी होगी। मारिया ने आंखें झुका कर कहा, फिर वही अजनबी ज़ुबान बोल रहे हो? पारस ने कहा, ओह सॉरी, मैं बचपन से पेरिस में रहा हूँ, कभी कभी बेख्तियार ये ज़ुबान बोलने लगता हूँ, अब नहीं बोलूँगा। डैनियल चला गया। पारस ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। उसे यकीन था कि वादे के मुताबिक डैनियल दिमाग में ज़रूर आएगा। फिर ऐसा ही हुआ। कुछ देर बाद डैनियल उसके दिमाग में आकर कह रहा था, सांस ना रोकना, मैं डैनियल हूँ। पारस ने कहा, मैं डॉन मॉरिस के मेकअप में नैन्सी के साथ रहना चाहता हूँ। क्या तुम प्लास्टिक सर्जरी कराना चाहते हो? अब इसकी ज़रूरत नहीं रही। मैं आर्जी मेकअप में जाऊँगा तो कोई शुबा नहीं करेगा। असल ख़तरा सिर्फ तुम्हारी तरफ से था जो अब नहीं रहा। मुझे खुशी है कि तुम इस हद तक एतमाद कर रहे हो। कल मेकअप का सामान पहुँच जाएगा। क्या तुम मेरी आवाज़ बनाकर बोल सकते हो? जी हाँ, मैंने आवाज़ बदलने की मशक की है। तुम पारस बनकर नैन्सी से फ़ोन पर बात करो। उसे बताओ कि मैं डॉन मॉरिस के मेकअप में कल दोपहर या शाम तक उसके पास आऊँगा। वो अपने नाना से कह दे कि फरहाद साहब डॉन मॉरिस को अगवा करने के बाद रिहा कर रहे हैं।
मैं अभी फ़ोन पर बात करूंगा और आपको नैन्सी की खैरियत से आगाह कर दूंगा। वो चला गया। पारस ने मारिया से कहा, तुम मुहज़्ज़ब इंसानों की दुनिया में आकर अपने अंदर क्या कमी महसूस करती हो? मैं तुम्हारे अंदर मोहब्बत और वफा की कमी महसूस कर रही हूँ। मैं अपनी नहीं तुम्हारी बात पूछ रहा हूँ। मैं भी यही पूछ रही हूँ, मुझ में किस बात की कमी है कि तुम नैन्सी के दीवाने बन गए हो? वो मेरी शरीक हयात है, मैं क्यों नहीं हूँ? मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए तुम्हें बहुत से इल्म हुनर सीखने की ज़रूरत है। यहाँ कदम कदम पर मेरे दुश्मन हैं, वो तुम्हें ट्रैप करेंगे जैसा कि अभी डैनियल ने किया था। वो जल्दी से बोली, हाँ, जैसे वो नैन्सी भी कर रही है। मुझे लड़ने का फ़न आता तो आज वो मुझसे बच कर ना जाती। मैं तुम्हें समझाता कुछ और हूँ और तुम समझती कुछ और हो। आखिर नैन्सी के पीछे क्यों पड़ गई हो? मैं किसी औरत को तुम्हारे करीब बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम इस दुनिया की तहजीब, कायदे, कानून, रस्म व रिवाज और कानूनी फ़ैसलों को तस्लीम करना नहीं जानती हो। तुम्हें यह सब कुछ जानने और सीखने की ज़रूरत है। कानूनी तौर पर नैन्सी मेरी शरीक हयात है, तुम्हें उसे तस्लीम करना चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम अपने वालिदैन के साए में रहकर ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हुनर हासिल करो। जब तुम दुश्मनों से बचाव के तरीके सीख लोगी, मियाँ बीवी के रिश्ते को समझने लगोगी और नैन्सी से इंतकाम लेने का ख्याल दिल से निकाल दोगी, तो मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारूंगा। मैं तुम्हें छोड़कर वालिदैन के साथ नहीं रहूँगी। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए नैन्सी को बर्दाश्त कर लूँगी, उसे कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। वो परेशान होकर बोला, बात सिर्फ नैन्सी की नहीं है, मेरी बातों को समझो। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हुनर सीखना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ रहकर सीख लूँगी। मेरा कोई घर नहीं है, सोने, जागने, खाने और पीने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। बहुत कुछ सीखने के लिए कोई मखसूस ठिकाना, वक्त की पाबंदी, तवज्जो और लगन की ज़रूरत होती है। मैं कुछ नहीं सीखूंगी, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर साफ साफ सुन लो, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। मैं दुश्मनों को मौका नहीं दूंगा कि वो तुम्हें बार बार ट्रैप करके मुझे कमज़ोर बनाते रहें। उसकी आंखें भीगने लगीं, दिल टूट रहा था। वो टूटी हुई आवाज़ में बोली, क्या तुम्हारी दुनिया में मोहब्बत का यही सिला मिलता है? ये भी मोहब्बत का ही एक अंदाज़ है। मैं तुम्हारी सलामती और मोहब्बत के लिए तुम्हें छोड़ दूंगा, दूर रहकर तुम्हारे लिए तड़पता रहूंगा। मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं तुम इसका अंदाज़ा नहीं कर सकती। रात गुजरने लगी, सुबह होने लगी। पारस ने कहा, तुम्हें समझाते समझाते सुबह हो गई। खुदा के लिए मेरी बात मान लो, मोहब्बत से रुखसत हो जाओ। जब तुम मरजाना और पूमी आंटी की तरह नाकाबिले शिकस्त बनकर मिलोगी तो मैं तुम्हें खुद से जुदा नहीं होने दूंगा। वो पारस के बाएं हाथ को चूम रही थी। उसने हथेली की पुश्त को भी प्यार किया, फिर अचानक ही अपने दांत वहां पैवस्त कर दिए। पारस के मुंह से हल्की सी कराह निकली। कोई और होता तो चीख मारकर गिरता और एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाता, मगर मारिया के जहर से उसकी आशनाई थी। वो जहर तेज नशे की तरह दिलो दिमाग पर छा जाता था। सारी दुनिया मस्ती में झूमती और घूमती हुई दिखाई देती थी। पेरिस में डॉक्टरों ने उसे जहर से निजात दिलाने की कोशिशें की थीं। वो बड़ी हद तक कामयाब रहे थे। उनका बयान था कि बाकी मानदा जहर रफ्ता रफ्ता जिस्म से खारिज हो जाएगा। लेकिन मारिया फिर उसकी ज़िंदगी में आ गई थी और बड़े प्यार से जहर की सौगात पेश कर रही थी। वो नशे में झूमते हुए बोला, तुम कहाँ गुम हो गई थीं? ये नशीली मोहब्बत तुमने कहाँ छुपा रखी थी? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, अब मुझे छोड़कर कभी ना जाना। वो उसे बिस्तर पर आराम से लिटाते हुए बोली, अब तो मैं जाऊंगी और छुप छुप कर अपना जहर तुम्हें पहुंचाती रहूंगी। फिर तुम सचमुच मेरे बगैर नहीं रह सकोगे। तुम दुनिया की सारी मसरूफियात छोड़कर और मोहब्बत के सारे रिश्ते तोड़कर मुझे तलाश करोगे। अब तक तुम आगे आगे थे, मैं पीछे पीछे आ रही थी। आज के बाद मैं आगे रहूंगी और तुम पीछे पीछे आओगे। पारस की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थीं। वो उसके पास से उठते हुए बोली, सो जाओ मेरे महबूब, सो जाओ। आज से तुम्हारी नींद और तुम्हारी बेदारी सब मेरे लिए होगी। वो उल्टे कदमों चलती हुई दरवाजे तक आई, फिर दरवाज़ा खोलकर चली गई। हमारे बच्चों के साथ एक दिन ये होना ही था।
हमने दोनों पारस को फौलाद और नाकाबिले शिकस्त बनाया था। वो अपनी जहानत और सलाहियतों से कामयाबियां हासिल करते जा रहे थे, लेकिन तकदीर का मिजाज हमेशा यकसा नहीं रहता। खुशकिस्मती और बदकिस्मती का चक्कर तो चलता ही रहता है। बदकिस्मती से पारस दोम दुश्मनों के चक्कर में आ गया। टेलीपैथी जानने वाले लॉरेंस डिकोजा ने उसके दिमाग में जगह बना ली थी और ये मालूम कर चुका था कि वो डमी नहीं बल्कि असली पारस दोम है। बहरी जहाज के कैबिन में पारस जख्मी पड़ा हुआ था। मैंने जिस आला कार के जरिए लॉरेंस डिकोजा पर गोली चलाई थी उसके दिमाग में मुझे जगह मिल गई थी, लेकिन उसकी सोच पढ़कर मायूसी हुई थी। वो असली लॉरेंस डिकोजा नहीं था, असल दुश्मन अब भी कहीं छुपा बैठा था। मैंने पारस दोम के पास आकर कहा, तुम हमारी सोच की लहरों को महसूस नहीं कर रहे हो। इसका मतलब है लॉरेंस डिकोजा भी तुम्हारे दिमाग में मौजूद है और तुम्हारी असलियत मालूम कर चुका है। हाँ, ये बुरा हुआ, लेकिन डिकोजा के लिए भी अच्छा नहीं हुआ। अभी आपने किसी आलाकार के जरिए उसे जख्मी किया है। आपने उसके दिमाग में जगह बना ली होगी। बेटे, वो लॉरेंस डिकोजा की डमी है। असली शिकार अभी हाथ नहीं आया। यानी मैं जाल में फंस गया हूँ। हाँ, दुश्मन जानते हैं कि तुम हमारी जान हो। वो तुम्हें कैदी बनाकर मुझे ब्लैकमेल करेंगे और हमसे अपनी अहम शराइत मनवाएंगे। पापा, क्या आप मेरी खातिर कमज़ोर पड़ जाएंगे? मैं हालात के मुताबिक अमल करूँगा, लेकिन तुम्हारी माँ को समझाना मुश्किल है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मामा को मेरे हालात ना बताएं? वो मुझे दुश्मन की कैद में देखकर उनकी उल्टी सीधी शर्तें मान लेंगी। मैं अभी तुम्हारी मामा के पास जाकर कहूँगा कि तुम बदस्तूर सांस रोक लेते हो। हमें तुम्हारे दिमाग में जगह नहीं मिलती है। वो पहले भी बारहा कोशिशें कर चुकी हैं, लिहाजा मेरी बात को सच मान लेंगी। आप अभी जाकर उन्हें यही बात कह दें। ऐसा ना हो कि वो यहाँ पहुँच जाएं। मैं बेटे को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। वहाँ हमारी तवक्को के खिलाफ किसी वक्त भी कुछ हो सकता था, लेकिन रसवंती को मसलहतन बेटे से दूर रखना भी बहुत ज़रूरी था। मैंने उसे मुखातिब किया। वो बोली, क्या हुआ? मेरा बेटा खैरियत से तो है ना? मैंने कहा, मैं खैरियत कैसे मालूम करूं? वो सांस रोक लेता है। वो बोली, लेकिन अभी जनाब शेख साहब ने कहा था तुम पारस के पास जा सकते हो, तुम्हें उसका सुराग मिल जाएगा। उन्होंने दुरुस्त कहा था। मुझे इस हद तक मालूम हुआ है कि वो एक बहरी जहाज़ में है। मैं और मालूमात हासिल करने की कोशिश करता हूँ कि वो जहाज़ में क्या करता फिर रहा है। तुम अपनी जगह इत्मीनान से रहो, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास आऊँगा। मैं ऐसा कहते वक्त उसके दिमाग को पढ़ रहा था। उसकी दूसरी सोच कह रही थी, यह झूठ है, सरासर झूठ है। मेरा बच्चा किसी मुसीबत में है, मुझे उसके दिमाग में जगह मिल सकती है। मैंने ताज्जुब से पूछा, रसवंती, ये क्या सोच रही हो? क्या तुम समझती हो मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? मैं ऐसा नहीं समझती, लेकिन ये सोच आप दिमाग में आ रही है। मेरा ख्याल है मैं तुम्हारे दिमाग में हूँ। तुम्हारे दिमाग का रास्ता खुला हुआ है। किसी टेलीपैथी जानने वाले शैतान को तुम्हारे पास आकर बहकाने का मौका मिल रहा है। ऐसा करो, मैं जाता हूँ, तुम सांस रोक लो, फिर किसी को दिमाग में ना आने देना। रसवंती की दूसरी सोच ने कहा, सांस रोकने से पहले अक्ल से काम लेना चाहिए। बेटे की दिमाग की तरफ परवाज करने में हर्ज ही क्या है? जगह नहीं मिलेगी तो वापस आ जाऊंगी। वो मुझसे बोली, फरहाद, ये सोच ज़बरदस्ती मेरे दिमाग में आ रही है। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, सांस रोक लो, फिर कोई ज़बरदस्ती तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा। उसने सांस रोक ली। मैं अपनी जगह हाजिर हो गया। मैं इस्तांबुल के एक 5 स्टार होटल में था। इस शहर में आकर टॉम मॉरिस की बीवी थेल्मा को एक चक्कर में डाला था। वो अपने शौहर के साथ होटल में मुझसे मुलाकात के लिए आने वाली थी। मैंने रिसीवर उठाकर मैनेजर से राबिता कायम किया, फिर उससे कहा, कोई भी मुझसे मिलने आए तो प्लीज़ कह दें मैं कमरे में मौजूद नहीं हूँ। शायद 2 घंटे बाद मुझसे मुलाकात हो सकती है। मैनेजर ने मेरी ये हिदायत नोट कर ली। मैं अपने बेटे के पास पहुँच गया। वहाँ रसवंती नाराज़ होकर कह रही थी, शाबाश बेटे, मैंने इसी दिन के लिए तुम्हें पैदा किया था कि तुम बाप से मिलकर मुझे धोखा दो और मुझे अपने पास आने से रोक दो। माँ इतनी बुरी है तो साफ कह दो, मैं दिल पर पत्थर रख लूँगी, ममता को कुचल डालूंगी या मर जाऊंगी। तुम्हें हमेशा के लिए माँ से निजात मिल जाएगी। पारस ने कहा, मामा आप तो मेरी जान हैं, मेरी ज़िंदगी हैं। अगर एक तरफ तमाम दुनिया की हुक्मरानी मिले और दूसरी तरफ आप हों तो मैं दुनियावी इक़्तिदार को ठुकराकर आपकी आगोश में आ जाऊंगा। आप मुझे और पापा को गलत ना समझें।
हम आपको परेशान नहीं देखना चाहते थे, इसलिए आपको मौजूदा हालात से बेखबर रखने के लिए सोच रहे थे। मैं तुम्हारे अंदर रहकर महसूस कर रही हूँ, गोली के जख्म से टीसें उठ रही हैं और तुम बर्दाश्त कर रहे हो। तकलीफ कोई सी भी हो, बर्दाश्त करना ही होता है। मगर ये लोग तुम्हें तन्हा छोड़कर कहाँ गए हैं? तुम्हारा बाकायदा इलाज क्यों नहीं करा रहे? मामा, मरहम पट्टी हो चुकी है, मैंने आंखों से देखा है। उन्होंने सही मरहम लगाया है और इंजेक्शन भी दिया है। रफ्ता रफ्ता आराम आ जाएगा। मैं उस गोली मारने वाले को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा, तुम यही सब करोगी? चलो अच्छा है, बात को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरे दिमाग में आओ, मैं तुम्हें गोली मारने वाले डिकोजा की डमी के पास पहुंचाऊंगा। वो बेटे से बोली, मैं अभी आती हूँ, तुम परेशान ना होना। मैंने कहा, हाँ बेटे, परेशान ना होना, जोर जोर से ना रोना, अंगूठा चूसते रहो, अभी तुम्हारी माँ आ रही है। वो मेरे पास आकर बोली, क्यों मेरा मजाक उड़ाते हो? क्या माएँ अपने बच्चों को दुख मुसीबत में तसल्लियाँ नहीं देती हैं? बेशक बच्चे खा कितने ही शाज़ोर और नाकाबिले शिकस्त हों, माएँ उन्हें नादान और कमज़ोर ही समझती हैं। मैं लॉरेंस डिकोजा की डमी के दिमाग में पहुंचा। उसकी भी मरहम पट्टी हो चुकी थी। मैंने कहा, तुम्हारा बॉस लॉरेंस डिकोजा हमसे बराह रास्त गुफ्तगू नहीं करेगा तो हम समझ लेंगे कि वो हमसे खौफज़दा है। हम उसकी आवाज़ सुनते ही उसके दिमाग में पहुंच जाएंगे। वो बोला, मेरा बॉस कमज़ोर नहीं है, तुम अपने बेटे की खैर मनाओ। ये कहते ही उसने ज़ोर की चीख मारी, बिस्तर से उछलकर फर्श पर गिरा, फिर तकलीफ की शिद्दत से तड़पने लगा। रसवंती कह रही थी, जलील कमीने, तुमने मेरे बेटे को गोली मारने की जुर्रत की। अब इसी जुर्रत और मर्दानगी से यह सज़ा बर्दाश्त कर सकते हो तो करो, वरना मर जाओ। उसने फिर एक दिमागी झटका पहुंचाया। वो जोर जोर से चीखने लगा, फर्श पर इधर से उधर लौटने लगा। कितने ही मुसल्ला मातहत उसके अतराफ जमा हो गए थे। कुछ उसे संभाल रहे थे और कुछ पूछ रहे थे कि वो किस तकलीफ में मुब्तला है। वो शदीद तकलीफ के बायस कुछ सुनने और बोलने के काबिल नहीं रहा था। आंखों के सामने हर चीज़ धुंधला गई थी। वो अंधों की तरह आंखें फाड़ फाड़ आसपास देख रहा था और गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर कह रहा था, मुझे बचाओ बॉस, मुझे दुश्मनों के दिमागी हमलों से बचाओ। मैं शाज़ोर हूँ, 1000 तरह की जिस्मानी तकालीफ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन दिमाग में पैदा होने वाले जल्जले को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका बॉस लॉरेंस डिकोजा खामोश था। एक मुसल्ला मातहत ने कहा, फरहाद इसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है। मैं वार्निंग देता हूँ, अगर अब इसे तकलीफ पहुंचेगी तो मैं पारस को गोली मार दूंगा। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर पास खड़े हुए मुसल्ला शख्स से पूछा, खामोश क्यों हो? तुम भी बोलो, बॉस की जान बचाने के लिए तुम लोग कुछ नहीं करोगे क्या? कितने ही मुसल्ला अफराद ने कहना शुरू किया, हम इस जहाज में बॉस की हिफाजत के लिए आए हैं। अगर हमारे बॉस को नुकसान पहुंचेगा तो हम पारस को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने और रसवंती ने दो दो अफराद के लबो लहजे को समझा। फिर मैंने एक के जरिए स्टैन गन का बर्स्ट मारा। तड़ा तड़ तड़ की आवाज के साथ कितने ही लोगों की चीखें उभरी, फिर फना हो गईं। बहुत से अफराद कहीं पनाह लेने के लिए भाग रहे थे। रसवंती के आलाकार ने अपनी स्टैन गन से उन्हें भून कर रख दिया। तीसरा आलाकार मेरी मर्जी के मुताबिक उस कैबिन के दरवाजे पर खड़ा हो गया जहां पारस आराम से लेटा हुआ था। उसने चीख कर कहा, तुम लोगों ने फरहाद को चैलेंज किया था, इसका नतीजा तुम्हारे सामने आ रहा है। मैं वार्निंग देता हूं, अगर कोई पारस की तरफ आएगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सब पर सख्ता तारी हो गया। वो अपने सामने जहाज के अर्शे पर 15 लाशें देख रहे थे और खुद लाशों में तब्दील नहीं होना चाहते थे। रसवंती के आलाकार ने कहा, लॉरेंस डिकोजा, तुम अपनी डमी के दिमाग में हो तो सुन लो। पारस के सिलसिले में तुमसे या तुम्हारे सुपरमास्टर से उसी वक्त बात हो सकती है जब इस डमी को गोली मार दी जाए। रसवंती ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके बेटे को कोई मैली आंख से देखे। कुजा ये कि इस अहमक ने इसे गोली मारकर जख्मी करने की नादानी की है। आओ डिकोजा, और उसे मौत की सजा दो। उस डमी को हम मार सकते थे, लेकिन दुश्मन को यह समझाना मकसूद था कि पारस कितना अहम है। उसे हाथ लगाने वाले को हम उसके ही आदमियों से मौत की सजा देते हैं। जहाज के अर्शे पर चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। फिर एक मुसल्ला शख्स ने अपनी स्टेन गन शाने से लटकाई, होल्स्टर से रिवॉल्वर निकाला, फिर आहिस्ता आहिस्ता डमी की तरफ बढ़ने लगा। डमी ने सहम कर फर्श पर बैठे ही बैठे पीछे खिसकते हुए कहा, नहीं बॉस नहीं,
तुम मुझे बचा सकते हो। ये हमारा मातहत है, फरहाद इसके अंदर है, ये मजबूर होकर मुझे मारने आ रहा है, मुझे बचा लो बॉस। रिवॉल्वर वाला उससे चंद कदम के फासले पर रुक गया, फिर बोला, मैं फरहाद का आलाकार नहीं हूं। लॉरेंस डिकोजा ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं मैडम रसवंती की सुनाई हुई सजा की तकमील करूं। यह कहकर उसने रिवॉल्वर से निशाना लिया, फिर उसे गोली मार दी। उसके बाद चारों तरफ घूमकर अपने साथियों की तरफ देखते हुए कहा, लॉरेंस डिकोजा का हुक्म है, कोई पारस को नुकसान पहुंचाने का ख्याल तक दिमाग में ना लाए, वरना दिमाग में जलजला पैदा हो जाएगा। जहाज के डॉक्टर से दरखास्त है कि वो पूरी तवज्जो से पारस को अटेंड करता रहे, उसके खाने पीने और आराम का खास ख्याल रखा जाए। उसने फिर एक बार चारों तरफ देखते हुए कहा, फरहाद साहब, पता नहीं आप हम में से किसके दिमाग में है। लॉरेंस डिकोजा का पैगाम है कि पारस का मामला उसके हाथ से निकल चुका है, लिहाजा आप सुपर मास्टर से राबिता कायम करें। रसवंती अपने जख्मी बेटे के पास चली गई। मैंने नायब सुपर मास्टर को मुखातिब किया। उसने कहा, खुशामदीद मिस्टर फरहाद, मेरे सामने रखे हुए कंप्यूटर के जरिए सुपर मास्टर से गुफ्तगू होगी। मैं कंप्यूटर की तहरीर पढ़ रहा हूं, आप सुनते रहें। वो पढ़ने लगा। कंप्यूटर की स्क्रीन पर सुपर मास्टर के अल्फाज नुमायां हो रहे थे, गोया वो कंप्यूटर के जरिए कह रहा था, मिस्टर फरहाद, मैं नया सुपर मास्टर तुमसे मुखातिब हूं। मुझे इस बात पर फख्र है कि मैं तुम्हारे बेटे को कैदी बनाकर पहली बार तुमसे गुफ्तगू कर रहा हूं। पारस के सिलसिले में कोई बात शुरू होने से पहले यह समझाना ज़रूरी समझता हूं कि पुराने घिसे पिटे अंदाज में हमारी अहम तनसीबात को तबाह करने और हमारी टॉप सीक्रेट बातें हमारे दुश्मनों तक पहुंचाने की धमकी ना देना। हमने अपने बचाव की ऐसी तदबीरें की हैं जिनके मुतालिक तुम कभी सोच भी नहीं सकोगे। स्क्रीन का एक पैराग्राफ मिट गया, दूसरा पैराग्राफ नुमायां हुआ। मिस्टर फरहाद, यकीनन तुम अपने बेटे की रिहाई चाहते हो, हम उसे रिहा कर देंगे, लेकिन हमारी एक छोटी सी शर्त है। तुम हमसे यह मुआहदा करो कि आज के बाद तुम और तुम्हारे तमाम साथी और बाबा साहब के इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अफराद में से कभी कोई हमारे मुल्क की सरजमीन पर कदम नहीं रखेगा और ना ही किसी को आलाकार बनाकर किसी मकसद के लिए उसे यहां भेजा जाएगा। पैराग्राफ बदल गया। स्क्रीन कह रही थी, यह बहुत ही छोटी सी और मामूली सी शर्त है। अगर तुम या तुम्हारे साथी यहां नहीं आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम लोगों की तफरीह के लिए और तखरीबकारी के लिए दुनिया में बहुत से मुल्क हैं। हम तहरीरी मुआहदा तैयार कर रहे हैं। तुम सोच का जवाब दो। जवाब देने के लिए जितनी मोहलत चाहो मिल जाएगी। स्क्रीन सादा हो गई। मैंने नायब से कहा, मुझे मोहलत नहीं चाहिए। मैं अभी जवाब देने से पहले यह बता देना ज़रूरी समझता हूं कि मौजूदा सुपर मास्टर को सिर्फ इसलिए ओहदा दिया गया है कि वो ट्रांसफॉर्मर मशीन के नक्शे की पूरी तरह हिफाजत करे। मैं यकीन से कहता हूं इस नक्शे के मुताबिक एक नई ट्रांसफॉर्मर मशीन तैयार की जा रही है, जिसकी हिफाजत के लिए यही एक रास्ता रह गया है कि मुझे और मेरे साथियों को और बाबा साहब के इदारे से ताल्लुक़ रखने वालों को अमेरिका में दाखिल होने से रोक दिया जाए। नायब कंप्यूटर के जरिए मेरे अल्फाज सुपर मास्टर तक पहुंचा रहा था। मैंने कहा, मैं जवाब देने से पहले पूछना चाहता हूं, अगर मैं ये मुआहिदा ना करूं तो पारस के साथ क्या सुलूक किया जाएगा। स्क्रीन पर सुपर मास्टर का जवाब मौसूल हुआ। वो कह रहा था, हम पारस पर ऐसी दरिंदगी से जुल्म करते रहेंगे कि रसवंती की ममता दिन रात तड़पेगी। या तो माँ का कलेजा फट जाएगा या फिर वो तुम्हारी मुखालफत में हमसे मुआहिदा कर लेगी। कम वक्त बड़ी शातिराना चालें चल रहा था। मैंने कहा, मैं कहकहा लगाना चाहता हूं, लेकिन यह कहकहा तुम्हें कंप्यूटर के जरिए सुनाई नहीं देगा। तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है, मैं पलक झपकते ही रसवंती की ममता का रुख बदल सकता हूं। मेरे पास इस बात का ठोस सबूत मौजूद है कि पारस दोम हमारा अपना बेटा नहीं है। रसवंती ने इसे जन्म नहीं दिया है। सुपर मास्टर ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, एक नई चाल चल रहे हो। यह तुम्हारे लिए नई चाल है। दर हकीकत मैं ऐसे कई ज़बरदस्त नुस्खे अपने पास रखता हूं और जब उन्हें पेश करता हूं तो वो दुश्मनों के लिए नई चाल होती है। इस सिलसिले में रसवंती को कभी राजदार नहीं बनाता क्योंकि वो पेट की हल्की है। अगर मैं उसके सामने यह सबूत पेश कर देता कि उसने पारस अव्वल को जन्म दिया है तो वो पारस दोम से इम्तियाजी सलूक करती और ये बात नामुनासिब होती। मौजूदा हालात में तुमने रसवंती को बहकाना चाहा तो मैं मजबूर होकर बरसों का राज फाश कर दूंगा। मिस्टर फरहाद, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मुआहदे से इनकार करोगे और पारस दोम को हमारे रहमो करम पर छोड़ दोगे? हाँ,
ऐसा करते वक्त मुझे बहुत अफसोस होगा। हमने पारस दोम को हमेशा माँ बाप का प्यार दिया है, उसे अपने पारस अव्वल के बराबर दर्जा दिया है। इसके बावजूद वो हमारा बेटा नहीं है। मैंने इंसानियत को पेश नज़र रखकर यह फैसला किया है कि पारस दोम को कुर्बान कर दिया जाए। टेलीपैथी के शैतान पैदा करने वाली मशीन को और उसके नक्शे को तबाह करके हम दुनिया वालों को तुम्हारी शरपसंदियों से महफूज रखेंगे। अच्छी तरह सोच लो, हम पारस दोम को गोली मार देंगे। मैंने सोच लिया है, अब तुम्हारे सोचने की बारी है कि उसे अजियतें देकर मार डालने के बाद क्या होगा। मेरी ये बात धमाका बन गई। स्क्रीन थोड़ी देर तक सादा रहा। वो सोच रहा होगा कि जवाब क्या दिया जाए। मैंने कहा, तुम मुझे जवाब देने की मोहलत देना चाहते थे, अब मैं तुम्हें मोहलत दे रहा हूं। तुम्हारा दावा है तुमने अपने मुल्क और कौम के लिए बड़े सख्त हिफाजती इक़दामात किए हैं। मैं सिर्फ 1 घंटे के अंदर तमाम हिफाजती इंतजामात को दरहम बरहम कर दूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि हमने पारस दोम को अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। स्क्रीन पर बड़ी तेजी से पैगाम मौसूल हुआ। तो फिर नुकसान कब पहुंचा रहे हो? फिलहाल पारस हमारा कैदी नहीं, हमारा मेहमान खास होगा। हम किसी नतीजे पर पहुंचने तक उसे निहायत आराम से रखेंगे। मैं सिर्फ 12 घंटे तक उसकी रिहाई का इंतजार करूंगा। 12 नहीं, 24 घंटे। हम इतनी देर में कोई दोस्ताना मुआहदा करने की सूरत पैदा कर लेंगे। अच्छी बात है, मैं 24 घंटे बाद तुमसे राबिता कायम करूंगा। मैं वापस अपने बेटे पारस दोम के पास आ गया। मैं उसे अपना बेटा कह रहा हूं क्योंकि रसवंती ने उसे जन्म दिया है या नहीं, इस बात के हाँ या ना होने का कोई सबूत मेरे पास नहीं है। मैंने सुपरमास्टर को चक्कर में डालने के लिए महज बातें बनाई थी। खुदा की कुदरत को समझना महाल है। मुझे दोनों बेटों से बेइंतहा मोहब्बत है। मुझे आज तक अपने पराये का जर्रा बराबर ख्याल नहीं आया। दोनों ही मेरे सगे हैं। मेरे रब ने चाहा तो यह कभी साबित नहीं होगा कि उनमें से कोई पराया है। रसवंती वहां मौजूद थी। बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद बेटे के दिमाग में जगह मिली थी। वो वहां से जाने वाली नहीं थी। मैंने उसे सुपरमास्टर से होने वाली बातें बताई। सिर्फ यह बात छुपाई कि मैंने पारस दोम को लावारिस कहा है। उसने पूछा, क्या वो 24 घंटे बाद मेरे बेटे को रिहा कर देंगे? जरूर करेंगे, तुम जरा सब्र से काम लो। ऐसा कहते वक्त मैं रसवंती के दिमाग में था। वहां फिर वही दूसरी सोच कह रही थी, पारस दोम मेरा बेटा नहीं है। इसके लावारिस होने का सबूत फरहाद के पास है। वह मुझसे हकीकत छुपा रहा है। मैंने कहा, रसवंती, वो शैतान फिर तुम्हारी सोच में बहकाने आया है। दूसरी सोच ने कहा, यह शैतानी सोच नहीं है, मैं खुद ही यह सोच रही हूं कि फरहाद ने सुपरमास्टर की शर्त कबूल ना की तो पारस दोम को गोली मार दी जाएगी। अगर इससे पहले फरहाद अपने दावे के मुताबिक ये साबित कर दे कि रसवंती ने यानी मैंने पारस दोम को जन्म नहीं दिया है और वो लावारिस है, तो सुपरमास्टर खामखा एक लावारिस को हलाक करके फरहाद को इंतकामी कार्रवाई पर मजबूर नहीं करेगा। रसवंती ने कहा, यह मेरी अपनी सोच नहीं है। मैं मानती हूं शैतान बहकाता है। तुम भी ये मान लो कि वो बहकाने के दौरान सच बातें कहता है। तुम थोड़ी देर पहले मुझसे झूठ कह रहे थे कि बेटे के दिमाग में जगह नहीं मिलेगी। शैतान ने सच कहा था कि जगह मिल सकती है। रसवंती, वो बात और थी। बातें ना बनाओ। अगर सुपरमास्टर पारस दोम के लावारिस होने का सबूत तलब करे तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? 1 घंटा गुजरने दो, फिर जो सच है वो तुम्हारे सामने आएगा। ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेगी। मुझे बताओ सच क्या है? मैंने सख्त लहजे में कहा, कभी तो सब्र तहम्मुल से रहा करो। क्यों फजूल बातों में मेरा वक्त बर्बाद करती हो? जाओ, बेटे के पास रहो। मैं उसके दिमाग से निकलकर बर्री, बहरी और फजाई फौज के सरबराहों के पास बारी बारी गया। मैं मालूम करना चाहता था सुपरमास्टर ने किस तरह नए हिफाजती इक़दामात किए हैं। पता चला वो झूठे दावे कर रहा था। किसी भी मुल्क की हुक्मरान पार्टी के मेंबरान और फौज के आला अफसरान रूपोश रहकर हुकूमत नहीं कर सकते और फौज को मुस्तैद नहीं रख सकते। उन्हें फौजी जवानों के सामने आना ही पड़ता है। सुपरमास्टर उनकी हिफाजत के लिए कोई गैर मामूली इंतजामात नहीं कर सकता था। मैं रेडियो, टीवी और अखबारात के जरिए उनके चेहरों और आंखों में झांकता था, उनकी आवाज़ें सुनता था। इस तरह वहाँ के फौजी डॉक्टरों, इंजीनियर्स और गोशा नशीन रहने वाले साइंसदानों को अपने हुक्मरानों से राब्ता रखना पड़ता था। ऐसे वक्त वो टेलीपैथी के शिकंजे में आ जाते थे। रसवंती ने मेरे पास आकर कहा,
फरहाद जल्दी आओ, पारस बेहोश हो गया है। मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर देखा, वो होशो हवास से बेगाना था। मैंने रसवंती से पूछा, क्या तुम इसके दिमाग में नहीं थीं? वो बोली, नमाज का वक्त हो गया था, मैंने सोचा नमाज पढ़ने के बाद बेटे के पास जाऊंगी। मैंने उसके लिए गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी हैं। जाने क्यों अल्लाह ताला हमें ऐसी आजमाइशों से गुजार रहा है। मैंने सुपरमास्टर के नायब को मुखातिब किया, मैं मालूम करना चाहता हूं कि मेरे बेटे को बेहोश क्यों रखा जा रहा है। उसने कंप्यूटर के जरिए राबिता कायम करवाया। सुपरमास्टर ने कहा, पारस को एक खुफिया अड्डे में पहुंचाया जा रहा है। अगर उसे बेहोश ना रखा जाता तो तुम लोग उसके जरिए खुफिया अड्डे तक पहुंच जाते। क्या इस तरह तुम पारस को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो? बिल्कुल नहीं, महज एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जा रहा है। तुमने हमें 24 घंटे की मोहलत दी है और हमने वादा किया है कि वो हमारा कैदी नहीं, खास मेहमान बनकर आएगा। हम उसके जिस्म पर हल्की सी खराश भी नहीं आने देंगे। मजीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बने और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।